Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics related to coordination and control like endocrine glands, feedback mechanism and nervous disorders. What is endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। किसी टाइम बॉडी को ज़्यादा अप रेगुलेटेड हालत में ये एक्टिविटीज़ की अप रेगुलेशन की नीड होती है और कुछ टाइम में ये जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी डाउन रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। मतलब कि ये एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होते हैं कभी कभार सेल को और कभी कभार जो है कम चाहिए होते हैं, तो इनको रेगुलेट करने की नीड होती है। और ये किस तरह से यही सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम जो है इनको रेगुलेट कर रहा होता है। ये कैसे रेगुलेट करता है? By secreting specific type of messenger molecules, they are known as hormones. I am repeating again कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम क्या करता है कि ये अपने इफेक्टर्स के साथ ये कम्युनिकेट करता है। इफेक्टर्स, you have already studied what are effectors. Muscles and glands are effectors. जहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है उनको हम effectors कहते हैं। तो ये सिस्टम उन effectors जहाँ पे ये रिस्पॉन्स शो होता है उनके साथ ये कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करके बॉडी के अंदर इन एक्टिविटीज़ को या कम करता है बॉडी के नीड के मुताबिक या ज़्यादा कर रहा होता है इन एक्टिविटीज़ को। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और ये कैसे कंट्रोल करता है या कैसे रेगुलेशन करता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, दे आर नोन एज हॉर्मोन्स, जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें दे आर डक्टलेस, उनमें डक्ट्स नहीं होते बल्कि ये डायरेक्टली अपने हॉर्मोन्स को ब्लड के अंदर डालते हैं। तो ब्लड फिर उनको डिफरेंट जो स्पेसिफिक उनकी टारगेट होती है जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना होता है वहाँ तक ये फिर लेकर जाते हैं। तो इनको हम इसलिए एंडोक्राइन कहते हैं। और दूसरा आपने सुना होगा एक्सोक्राइन सिस्टम होता है या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू वो जब उनकी स्क्रीशन होती है तो वो उन डक्ट्स के थ्रू फिर स्पेसिफिक टारगेट जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना होता है वहाँ तक उन डक्ट्स की मदद से जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं और वो ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है टारगेट तक ले जाने के लिए जहाँ पे उन्होंने फंक्शन करना होता है। एंड द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको डिवाइड किया है एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। उनकी लोकेशन के बेस पे इनको डिवाइड किया है एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के अंदर। एंटीरियर लोब के हवाले से अगर हम बात करें या इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज ए पी शेप्ड ग्लैंड विच इज अटैच टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। तो ये कहाँ पे होता है? हमारे हाइपोथैलेमस, जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। हाइपोथैलेमस के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। एंटीरियर लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और पोस्टीरियर लोब is again responsible for production of vasopressin hormone which is also known as antidiuretic hormone and oxytocin hormone. अब जो सोमेटोट्रोपिन है उसका क्या फंक्शन है? अभी हमने बात की कि इट इज अ ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर ये ग्रोइंग एज में अगर इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल से कम हो जाती है, ग्रोइंग एज के अंदर किसी इंडिविजुअल की ग्रोइंग एज के अंदर अगर इसकी प्रोडक्शन नॉर्मल से कम होती है तो एज रिजल्ट क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है और फिर नॉर्मल हाइट से बिल्कुल कम
हाइट का इंडिविजुअल जो है वो अपीयर हो जाता है, जिसको हम ड्वार्फ कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का हाइट जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, उनकी जो कद होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, दे आर नोन एज ड्वार्फ। और इस प्रोसेस या मैकेनिज्म को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर ये एक्सेसिवली स्क्रीट हो जाता है ये हार्मोन, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ओवरवेट होगा बंदा, ओवर हाइट, बंदे की हाइट ओवर होगी, ओवर हाइटेड और ओवर वेट का बंदा जो है वो आपको नजर आ जाएगा। तो इनको हम कहते हैं गिगनेटिज्म, जाइंट से निकला हुआ है गिगनेटिज्म हम उसको कहते हैं। और अगर ग्रोथ के अलावा भी अगर ये नॉर्मली ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी एज में, ग्रोइंग एज के बाद भी अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है, तो इंडिविजुअल के अंदर इससे हैंड्स जो है वो एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं, फीट की साइज और होनी शुरू हो जाती है, जा बोन्स की साइज बढ़नी शुरू हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज एग्रोमेगाले, जिसमें स्पेसिफिक और एक इंडिविजुअल के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। एंड अनदर हार्मोन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करता है, जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है कि आप अपना हार्मोन स्क्रीट करें, इसलिए इसको हम कहते हैं TSH। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड टू स्क्रीट इट्स हार्मोन। और जो वेजोप्रेसिन है, इट इज स्क्रीटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसका क्या फंक्शन है, इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो मेजर फंक्शन या ये कब प्रोड्यूस होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट वेजोप्रेसिन स्क्रीट हो जाएगी। और ये क्या करता है कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड। तो ये वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नेफ्रॉन फंक्शन और किडनी फंक्शन, जिसमें हमने स्टडी किया था कि वो बॉडी के अंदर फ्लूइड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा फ्लूइड वाटर मौजूद है आपके बॉडी फ्लूइड में या ब्लड में, तो नेफ्रॉन से जो है वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, अगर कम है तो फिर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अगेन दिस इज कंट्रोल्ड बाय वेजोप्रेसिन हार्मोन, जो कि क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर अगर वाटर की कमी हो जाती है, तो ये वेजोप्रेसिन क्या करेगा, नेफ्रॉन से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करके ब्लड में दोबारा वाटर रीएब्जॉर्ब कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि यूरिन विद लेस वाटर या कंसेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर एक्सेसिवली हो, तो वहां पे ये वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, वहां पे वेजोप्रेसिन प्रोड्यूस नहीं होगा। उस केस में क्या होगा कि मोर डाइल्यूटेड यूरिन की स्क्रीशन हो जाती है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस उसको कहा जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर एक्सेसिवली होता है, तो उस दौरान जो है ये वेजोप्रेसिन की नीड नहीं होती, क्योंकि वेजोप्रेसिन का फंक्शन क्या करना है, नेफ्रॉन से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में वापस वाटर डालना है। तो जब हमारे बॉडी फ्लूइड के बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर ज्यादा है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन करके नेफ्रॉन से वापस वाटर निकाल के हमारे कैपिलरीज में नहीं डालेगा, तो इसलिए उस केस में वेजोप्रेसिन की प्रोडक्शन नहीं होती। उस दौरान क्या होगा कि हमारा जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन जब नेफ्रॉन से नहीं होगी तो नेफ्रॉन के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसमें वाटर ज़्यादा होगा, और वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस या यूरिन है उसमें डाइल्यूटेड यूरिन की प्रोडक्शन हो जाती है, एंड द कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस, उस डिसऑर्डर को कहा जाता है। एंड अनदर हार्मोन वी हैव इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है which can stimulate the contraction of uterus walls in mothers during childbirth. चाइल्ड के दौरान जो है यूटेरस के वॉल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, स्टिमुलेट करता है इनकी कॉन्ट्रैक्शन, जिससे जो है चाइल्ड की बर्थ जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है।
And it is also necessary for ejection of milk from मेमरी ग्लैंड्स जो ब्रेस्ट फीडिंग इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये मिल्क की प्रोडक्शन को भी ऑक्सीटोसिन कंट्रोल कर रहा होता है. एंड देन वी हैव थायराइड ग्लैंड्स. these are the largest endocrine glands in human body कहा जाता है, and they can produce a hormone which is known as thyroxine. Where these thyroid glands are located, they are present below larynx and they can produce a hormone which is known as thyroxine. And it needs iodine for production of thyroxine. थायराइड ग्लैंड्स को थायरोक्सिन स्क्रीट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. अब लेक ऑफ आयोडीन, अगर किसी बंदे के डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो एज ए रिजल्ट थायराइड ग्लैंड्स जो है वो एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं एंड द कंडीशन इज नोन एज गॉइटर. जो नेक के नीचे जो है एक स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम गोइटर कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी की वजह से होती है. And what is the function of thyroxine hormone? Thyroxine hormone can increase the breakdown of food or oxidation and release of energy in the body. The major function thyroxine का वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को इन्हांस करना और एनर्जी को रिलीज करना है. और इसकी फंक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. इसकी रिलीज के लिए या इसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. अगर आयोडीन की कमी होगी तो एज रिजल्ट थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है जिसको हम गोइटर कहते हैं. अब इन एडिशन टू दिस you have heard about the hypothyroidism or hyperthyroidism. एंड हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या डिफरेंस है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होती है वो अगर थायरोक्सिन की रिलीज जो है वो कम होती है तो उसको हम कहते हैं अंडर प्रोडक्शन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड ओवर प्रोडक्शन जो होती है दैट इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म. जब कम प्रोडक्शन होती है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर लो एनर्जी प्रोडक्शन होगी एंड हार्ट बीट कम हो जाती है. और जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें थायरोक्सिन की प्रोडक्शन ओवर हो जाती है तो उससे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और फिर जो स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है और कहते हैं कि जो शिवरिंग ऑफ हैंड्स होती है. कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो है वो हैंड्स शिवर कर जाते हैं, तो शिवरिंग ऑफ हैंड्स. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन. और उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन हार्मोन. कैल्सिटोनिन एक और हार्मोन है जो ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जो कि कैल्शियम लेवल को, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको ये कम करता है. मतलब कि ब्लड में से निकाल के उसको बोन्स की तरफ भेज देता है कैल्शियम को. तो ये एक और है कैल्सिटोनिन. And then we have parathyroid glands which are situated on the posterior side of thyroid. Thyroid के बैक साइड पे जो होते हैं उनको हम parathyroid glands कहते हैं. They can secrete a hormone that is known as parathormone, जिसको कहा जाता है. It increases the level of calcium in blood. मतलब कि ये बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाल देता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उसको ये इंक्रीज कर देता है. When it's deficiency, then it leads to tetany. स्किन के अंदर जो है इंडिविजुअल्स के अंदर टेटनस कॉज होता है जब इनकी डिफिशिएंसी होती है. तो जब इसकी डिफिशिएंसी होती है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा. जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है जिससे टेटनस कॉज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है तो इंक्रीज प्रोडक्शन से फिर क्या होगा कि नॉर्मल कैल्शियम जो साल्ट है वो बोन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और बोन से ये ज़्यादा निकाल के ब्लड के अंदर डाल देगा. एज रिजल्ट फिर बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं और बोन्स में फिर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है.
And then we have adrenal glands. Adrenal glands, they are present. There two adrenal glands are present above kidneys. क्योंकि किडनी के का जो स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया था उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला का हिस्सा था, तो ग्लैंड का आधा हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में आ जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो मेडुला में आ जाता है। तो जो मेडुला में आता है उसको हम एड्रीनल मेडुला कहते हैं, जो कि एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन स्क्रीट कर देते हैं। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इट कैन प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ये हेल्पफुल होता है, जिसमें जो स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर इसकी रिलीज हो जाती है एड्रीनलिन की या एपिनेफ्रिन की, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रिस्पायरेशन रेट तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो इसलिए इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। And the adrenal cortex can secrete hormone which is known as corticosteroid hormone, and this is responsible for maintaining the balance of salt and water in blood. ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा वाटर है तो उसको यूरिन में स्क्रीट करना है, और सॉल्ट ज़्यादा है तो उनको जो है स्क्रीट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड व्हाट इज पैंक्रियाज? पैंक्रियाज हैज़ टू मेजर फंक्शंस, जिसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी है इनका और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन हम कहते हैं, जो कि डक्टलेस होता है। ये ग्लैंड जो डायरेक्टली ब्लड में ये दो हार्मोन स्क्रीट करता है, एक इंसुलिन दूसरा ग्लूकेगोन। एंड ऑन अदर हैंड इट हैज आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये स्क्रीट कर देते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक डक्ट के थ्रू ये आफ्टर स्क्रीशन ये डक्ट के थ्रू ये हार्मोन्स जो है वो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाल देते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो मेजर फंक्शन है वो उसका आइडिया होगा आपको कि इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द लीवर, जहाँ पे ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होके उसको स्टोर करता है। जब भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको लीवर तक भेज देता है कि वो वहां पे जाके स्टोर हो जाए। और ग्लूकेगोन का फंक्शन टोटली रिवर्स है इंसुलिन से। ग्लूकागोन क्या करेगा कि ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये ग्लूकेगोन जाके लीवर से ग्लाइकोजन को लेकर आता है और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड के अंदर लेकर आता है। तो ये टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। और किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाती है या पैंक्रियाज इसको नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस नहीं करता, तो एज रिजल्ट उस बंदे के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस जिसको कहा जाता है उसके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस बंदे के अंदर उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जब नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है ब्लड में से जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है। तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और एज रिजल्ट क्या होगा कि फिर उसके मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, बंदा टायर्ड फील करता है, बॉडी वेट लॉस करता है, और ये सारे सिम्टम जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से। तो फिर उस बंदे को या उस पेशेंट को फिर बाहर से इंसुलिन देना होता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डिफरेंट बैक्टीरिया से बनाया जाता है या फिर एनिमल से बनाया जाता है, और ये इंजेक्शंस के थ्रू इंसुलिन देना होता है बाहर से। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि वो फिर ब्लड में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में उठाएगा दोबारा वापस। And what are gonads? Gonads can also secrete hormones. They are known as sex hormones. Testes जो मेल जो गोनेड्स हैं वो टेस्टीज हैं, एंड फीमेल गोनेड्स जो है दे आर ओवरीज। तो टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट कर देते हैं, which is responsible for development of male secondary sexual characters,
जिनमें फेस के ऊपर हेयर्स ग्रो करना और ये सारी चीज़ें जो मेल सेक्चुअल कैरेक्टर्स हैं, मेल स्कैन सेक्चुअल कैरेक्टर्स, उनको कंट्रोल करता है. And ovaries can secrete estrogen and progesterone hormone, and which is responsible for development of female secondary sexual characters, जिनमें ब्रेस्ट वगैरह की ग्रोथ जो है, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड है, उन सबको ये हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं. एंड व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि रेगुलेट करना किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट है उसको रेगुलेट करना, कि अगर वो कोई हार्मोन क्रिएट करता है तो उसकी फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद बॉडी को उसकी फंक्शन की नीड नहीं होती है, तो उस दौरान जो है ये वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस ही उसी हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं. ये नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, जिसमें द आउटपुट ऑफ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहेबिट द प्रोसेस. जो उस प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट खुद ही उस प्रोसेस को रोक रहा होता है, उसको इनहेबिट कर रहा होता है, क्योंकि अब उसके बाद बॉडी को उसकी नीड नहीं होती, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल सेट पॉइंट से, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि this increased level of glucose concentration in blood can inhibit the secretion of glucagon. क्योंकि ग्लूकेगॉन का फंक्शन क्या है कि लीवर में से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर लेकर आना है, या ग्लाइकोजन को ब्लड के अंदर लेकर आना है, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर दोबारा ग्लूकोज बनाता है. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं, और ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है. तो सेम बात है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस दौरान फिर यही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ही क्या करेगा कि ग्लूकेगॉन को इनहेबिट करेगा कि मजीद ग्लूकोज को अभी ब्लड के अंदर नहीं लेकर आना है, क्योंकि अभी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो चुका है. इसको हम कहते हैं फीडबैक. एंड व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक में जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है, इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोसेस को मजीद इन्हांस करता है, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं. The changes resulting from a process increases the rate of process. Suckling action of infant stimulates the production of hormone in mother. जो breast feeding का जो केस है उसमें जो इन्फेंट जो है वो सक्लिंग करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, तो एज ए रिजल्ट मोर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होती है, या मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं. These are different types of glands present in various organs of our body. You can see here in this diagram that pituitary gland यहाँ पे होता है, और फिर पेंक्रियाज की लोकेशन नजर आ रहा है, ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड. And what are the disorders of nervous system? There are two major types of disorders of nervous system. One is known as vascular disorder, जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं, या पैरालिसिस इज एग्जांपल ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर. और जो फंक्शनल डिसऑर्डर है दैट इज एपिलेप्सी. Vascular disorder is due to any disturbance in blood supply to nervous system. ये चीज़ आप जहन में रखें कि वो ब्लड वेसल जो आपके ब्रेन को ब्लड लेकर जाता है, उसमें अगर कहीं पे डिस्टर्बेंस आ जाती है, ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है, तो उसकी वजह से वेस्कुलर डिसऑर्डर कॉज होता है. और जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन और ट्रांसमिशन. नर्व इम्पल्स जनरेट होते हुए मसला होता है, या फिर जनरेट तो होता है लेकिन वो जब ट्रांसमिट होता है ब्रेन तक, तो उस दौरान ये प्रॉब्लम होता है. उसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि एपिलेप्सी एक एग्जांपल है. आई एम रिपीटिंग अगेन, वेस्कुलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें वो ब्लड वेसल्स वो ब्लड वेसल्स जो आपके ब्रेन को ब्लड लेकर जाते हैं, उनमें कहीं डिस्टर्बेंस होती है, ब्लॉकेज होती है, या कोई भी मसला आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो आपके ब्रेन को नहीं होता. दैट इज नॉन एज वेस्कुलर डिसऑर्डर, जो कि पैरालिसिस इज एग्जांपल ऑफ वेस्कुलर डिसऑर्डर.
और फंक्शनल डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे नर्व इम्पल्स की जनरेशन या ट्रांसमिशन के दौरान जो सिग्नल जाता है, नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है, तो प्रॉपर तरीके से वो जनरेट नहीं होता, या अगर जनरेट हो जाता है तो वो ट्रांसमिट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, तो उस वजह से जो है फंक्शनल डिसऑर्डर कॉज होता है। एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर इज एपिलेप्सी। एंड व्हाट इज पैरालिसिस? पैरालिसिस में होता क्या है कि कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। एक या ग्रुप ऑफ मसल्स अपना काम कंप्लीटली जो है वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं। इट इज ड्यू टू डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर को प्रॉपर तरीके से ब्लड जब नहीं पहुंचता तो उस वजह से ये कॉज होता है, जिसमें ब्लड वेसल में कोई डिस्टर्बेंस आती है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। दिस डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक। कोई ब्लड वेसल जो है वो रैप्चर हो जाता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, उस वजह से भी होता है। या फिर ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तो ऑब्वियसली ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी या ब्लड वेसल रैप्चर होने की वजह से भी, दोनों सूरतों में भी, या कोई पॉइजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरस। खतरनाक वायरसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी ब्लॉकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे मसल्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस होती है। एंड पैरालिसिस एक साइड पे भी होती है या फिर पूरी बॉडी में भी होने के ज़्यादा जो है वो चांसेस होती है। एंड व्हाट इज एपिलेप्सी? एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक्सेसिवली नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये इंडिविजुअल के अंदर सीजर्स होने शुरू हो जाते हैं, बंदे को झड़के लगने शुरू हो जाते हैं। और यंगर पीपल के अंदर द रीजन माइट बी जेनेटिक, एनी जेनेटिक कॉज और डेवलपमेंटल कॉज। जो छोटे बच्चे होते हैं, यंगर जो एज होती है, उसमें जेनेटिक कॉज की वजह से या डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से न्यूरॉन्स की नहीं होने की वजह से होती है, या फिर ओवर एज ऑफ 40 में जब बंदा आता है, दैट मे बी कॉज ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह। बंदे के अंदर जो ब्रेन ट्यूमर्स होती है उसकी वजह से भी 40 साल के बाद अगर होता है तो वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है। और फिर अगर किसी भी एज में अगर होता है तो दैट मीन्स के किसी हेड ट्रॉमा की वजह से या फिर हेड इंजरी वगैरह की वजह से या नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन वगैरह अगर होता है, तो तब किसी भी एज में एपिलेप्सी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देयर इज नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है एपिलेप्सी की। जस्ट ये सीजर को, जो झड़के लगते हैं बंदे को, उसको जस्ट कंट्रोल किया जाता है मेडिसिन के थ्रू, जो एंटी कन्वल्सेंट्स होती है या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती है, उनकी मदद से ये कंट्रोल किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।